हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 में विज्ञान में है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव को बताया गया था कि जो सबसे सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और कौन कौन से कार्यों के लिए हमें सूक्ष्म जीव सहयोग करते हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रभाव क्या हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और मनुष्य सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका, शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। यानी कि जब जीवाणुओं की खोज नहीं हुई थी उससे पहले ये हमारे लिए कार्य करते थे। दूध से जो दही बनाता है उस बैक्टीरिया क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है। जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बनाने में सहयोग करता है। फिर इसके बाद आता है पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग हमारे लिए निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं। वो एंटीबायोटिक दवाएं जो बनती हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। किससे बनती हैं? सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। यानी कि प्रत्येक सूक्ष्म जीव से नहीं, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिससे प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? तो प्रतिजैविक दवाएं या एंटीबायोटिक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है। यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो जीवाणु हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रोकने के लिए जिन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणु क्या करता है, नष्ट कर देता है, इन्हें हम प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं या एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं। इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड है, निमोनिया है, इनके लिए क्या है, उपयोगी होता है जो एंटीबायोटिक दवाएं प्रयोग की जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं किससे बनती हैं भाई? पेनिसिलिन नामक फफूंद से बनता है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनता है तथा कैलोरिन शैवालों से बनाई जाती है। यानी कि पेनिसिलिन फफूंद से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनता है और कैलोरिन शैवालों से बनाई जाती है, जो हमारे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, दवाएं होती हैं, उनके रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है भोजन के रूप में। आप जानते हैं भोजन के रूप में क्या है? जो भोजन के रूप में हम ब्रेड लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को क्या होता है, किससे बनाई जाती हैं? ईस्ट से बनाई जाती हैं। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। जो ईस्ट होता है उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और इसका उपयोग क्या किया जाता है? खाद्यान्न पदार्थ के रूप में होता है। अब खाद्यान्न पदार्थ के रूप में होता है तो कौन कौन से होता है? आप सब लोग देखेंगे मशरूम जो होता है, एगेरिकस और मार्केला। जो एगेरिकस और मार्केला गुच्छी होता है नामक कवक होता है। जो कवक होता है ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आप किसी फंक्शन में जाते हैं, मशरूम की सब्जी का प्रयोग करते हैं, वो इससे होता है। स्पाइरोलीना नामक साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि ये प्रोटीन की मात्रा में सबसे अधिक होती हैं और जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? जितने मटर कुल होते हैं, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उनकी जड़ों में क्या होता है? गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें क्या होती हैं? नाइट्रोजन जीवाणु के होते हैं, यानी कि राइजोबियम जीवाणु के होते हैं। और इनके द्वारा क्या होता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है इसको स्थिरीकरण करते हैं और मृदा को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, मृदा
उपजाऊ होती है और पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करते हैं। तो मटर कुल यानी कि चना मटर अरहर के पौधों की जड़ों में गांठों के राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इससे भूमि की क्या हो जाती है, उर्वरता बढ़ जाती है। कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। कौन से रहते हैं, एजेटोबैक्टर। फिर इसके बाद आता है कि इसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबीना, साइटोनीमा, आसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में किया जाता है। धान के खेतों में किया जाता है तो ये क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थों यानी कि अगर सूक्ष्म जीव वातावरण में नहीं पाए जाते तो आप जानते चारों तरफ क्या होता है, गंदगी फैली रहती है, जानवर मर जाता है, मनुष्य यानी कि कोई भी व्यक्ति है या सड़े गले पदार्थ चारों तरफ आपको फैला होता और चारों तरफ क्या होता, एक भंडार लग जाता और हम सब लोग क्या हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन बीमार हो जाते और वो कूड़ा करकट क्या होता, नष्ट नहीं होता। जैसे आप देखिए खाना यानी कोई भी वस्तु है, अगर वो कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको खा करके नष्ट कर देते हैं और वातावरण में मिल जाता है, जिससे उर्वरक बढ़ जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं, यानी कि जो मृत शरीर होते हैं उस पर पलते हैं और ये यहाँ वृद्धि करके क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर क्या होता है, सड़कर नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं तो जिससे मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करके क्या होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, यानी कि संचित हो जाता है और उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है उद्योग धंधों में। अभी आपने पढ़ा था कि उद्योग धंधों में कौन सा कार्य करते हैं, जैसे शराब बनाने का है, ब्रेड बनाने का है, अन्य प्रकार की चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो किसके सहयोग से बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, यानी सूक्ष्मजीवों के द्वारा। उद्योग धंधों में क्या होता है, जैसे डबल रोटी है, दूध उद्योग है और चाय उद्योग है। फिर इसके बाद चमड़ा उद्योग है, सिरका है और तंबाकू आदि। तंबाकू को क्या करते हैं, पौधों को काट लिया जाता है, उसको किसी अंधेरे स्थान पर रख दिया जाता है, उसको कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है, उसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फिर इसके बाद आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी है उसके प्रयोग के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आता है कसेरी, किया और कोलाई और साथ साथ ईस्ट आदि का प्रयोग जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं लिखा हुआ हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका प्रभाव क्या होता है। हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। अनेक रोग देखते होंगे कि जैसे दांत खाज है, खुजली है, बुखार है यानी टाइफाइड है, निमोनिया है, आदि प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये सब किससे होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। तो जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। फिर दाद नामक रोग, जो दाद हम सब लोगों को हो जाता है, उसमें ट्राइकोफाइटान यानी कि ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक जो कवक होता है उसके द्वारा दाद नामक रोग हो जाता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे एंथ्रेक्स रोग होता है। वो एंथ्रेक्स रोग जो होता है बैसिलस एंथोसिस नामक जीवाणु द्वारा हो जाता है, जो किसमें होता है, जंतुओं में होता है। किसमें होता है, जंतुओं में होता है। और पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं, पौधों में भी अनेक रोग होते हैं जो जीवाणु द्वारा। तो सबसे पहले देखिए नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग है, इसके द्वारा हो जाता है। और ये कौन सा है, जेंथोमोनास नामक जीवाणु होता है, इसके द्वारा
नींबू का कैंकर रोग हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आलू की पछेता रोग। आलू का जो पछेता रोग होता है, अगैती रोग या पछेती, दो प्रकार के रोग होते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, जो एक कवक होता है, और कवक के द्वारा ही गेहूं का काला कीट जिसे बोलते हैं स्तंभ पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। फिर इसके बाद आता है कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे ब्रेड है, मुरब्बा है, अचार है, इन सब चीज़ों को लंबे समय तक रख देते हैं, धूप में न दिखाया जाए तो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि क्या होते हैं, ये कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। फिर आता है क्लस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम नामक जीवाणु, जो होता है खाद्य पदार्थ को क्या करता है, विषाक्त कर देता है, विषाक्त कर देता है, और इसको लोग अगर खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। फिर इसके बाद आता है थायोबैसिलस डिनिस्ट्रीफिकेस। नाइट्रेट को क्या करता है, नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देता है, नाइट्रेट से अमोनिया में बदल देता है, जिससे भूमि की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अमोनिया उड़ जाती है, इसकी कमी हो जाती है। और इमारती लकड़ियों में क्या होता है, कवक लग जाता है, पॉलीपोरस कवक लग जाता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे वो क्या करता है, उस इमारती लकड़ी को खराब कर देता है और नष्ट कर देता है। फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है इनसे बचाव से हम कैसे कर सकते हैं, इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। इनके बचाव के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो संग्रहित हो उसको उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्म जीवों को होने वाली हानि को रोक सकते हैं, ये सबसे मुख्य चीज़ है। फिर है कि सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने और उनसे होने वाली हानियों को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। निम्नलिखित उपाय क्या किए जा सकते हैं भाई, जैसे फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इसमें चमड़े की टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। टैनिंग एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश के समय समय पर उस चीज़ को रखते रहना चाहिए जिससे सूक्ष्म जीव ना लगे। फिर इसके बाद आता है टिम्बर में सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु क्या करना चाहिए, पेंट कर लेते हैं। देखे होंगे जो दीमक या टर्माइट या अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बचाव के लिए क्या करते हैं, हम सब लोग पेंट कर देते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है और लंबे समय तक बचा रहता है। फिर इसके बाद आता है भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं, सुरक्षित रख करके हम लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो रेफ्रिजरेटर का ताप होता है या कोल्ड स्टोरेज में उससे सामान रखे जाते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच में रखा जाता है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसमें पनप नहीं पाते और वो वस्तुएं क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। फिर इसके बाद आता है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण का मतलब होता है जो दूध होता है, दूध को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। उसके दो विधियां प्रयोग किया जाता है, एक तो होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग यानी कि LTH कहा जाता है। इस विधि से दूध को क्या करते हैं, विसंक्रमण को बचाने के लिए क्या करते हैं, 145 फ़ारेनहाइट, कितना 145 फ़ारेनहाइट या 62.80 सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, दूध को लगभग 30 मिनट तक गर्म कर लेते हैं। जब 30 मिनट तक गर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। या क्या करते हैं, दूसरी विधि में है हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम, यानी कि हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम में यानी कि बहुत तीव्र क्या किया जाएगा, गर्म करते हैं उसको ज़्यादा टेम्परेचर में, जिसे ST विधि कहा जाता है। इसमें दूध को क्या करते हैं 161 यानी कि 161 फ़ारेनहाइट पर या 71.70 सेल्सियस तक लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। कितने सेकंड तक, 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। और इस विधि से सभी हानिकारक व रोग कारक जीवाणु मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है भोज्य पदार्थों को उबाल कर, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम उबाल देते हैं, उबाल करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। 15 पाउंड के दबाव से, प्रेशर से बाहर से क्या करते हैं 120 सेल्सियस से लेकर के 126 सेल्सियस तक 12 से 19 मिनट तक गर्म कर लेते हैं और ये भोज्य पदार्थ सुरक्षित हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है पुस्तकों तथा वस्त्रादि को क्या किया जाए, कीटनाशक दवाओं के उपयोग करके इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं या समय समय पर धूप दिखाते रहें
तो इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों से बच सकते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।